सो आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 7, पर्यावृत्ति धारा, जिसको हम इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। अभी हम ये जानना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है। वैद्युत धारा क्या होती है, इसके लिए मैंने पहले लेक्चर्स जो आपको बनाए हैं, आप देखना चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, जाकर आप देखिए तो एक एक चीज़ आपको समझ में वहाँ पर आ जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ वैद्युत धारा की। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से शो करते हैं और आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ये तो हमें पता ही है। तो अब यहां पर वैद्युत धारा की बात नहीं है, अब वैद्युत धारा के प्रकार की बात है। ठीक है। तो वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक तो दिष्ट धारा, जिसको इंग्लिश में डीसी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरी होती है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट या फिर शॉर्ट में एसी कहते हैं। ठीक है। तो अभी हम इनको एक एक को करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर दिश धारा या डीसी, है ना। तो दिश धारा क्या होती है उसको समझो। आप पहले एक सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक बैटरी लगा दी, सिंपल एक सर्किट है, बनाया, प्लस माइनस ये रहा। अब यहाँ जो धारा जाएगी, पहले आप ये देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस दिशा में जाएंगे। नेगेटिव से चलेंगे ऐसे पॉजिटिव की ओर, ऐसे ऐसे ऐसे। या फिर जो धारा है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहती है, तो धारा कैसे जाएगी, ऐसे। अब आप ये बताओ कि धारा की जो दिशा है वो बदलेगी क्या, प्लस से माइनस की ओर जाएगी, पूरा एक सर्किट कंप्लीट होगा। और जब तक सेल रहेगी ना, तब तक इस परिपथ में धारा ऐसे ही बहती रहेगी। अगर मैं इस प्रतिरोध की जगह एक बल्ब लगाऊं तो बल्ब जलता ही रहेगा। तो यहां आपने देखा कि जो दिशा है धारा की वो नहीं बदल रही है, परिमाण या दिशा नहीं बदल रही है समय के साथ। तो यहां से अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी इसकी, एक ऐसी वैद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, बदलते नहीं हैं, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ कोई डाउट है। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। अब डेफिनेशन देखो आप, एक ऐसी वैद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। पर डेफिनेशन नहीं, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ, समझो। ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करो। एक ग्राफ बना अगर मैं बनाऊं धारा और समय के बीच में, तो अब अगर एसी की बात यहाँ हम करेंगे, तो एसी जो है वो किस तरीके से जनरेट होगी, यहाँ आप पहले सर्किट की मदद से समझने की कोशिश करो। ये एसी का सिंबल होता है। डीसी में तो आपने देखा होगा प्लस और माइनस रहता है, लेकिन एसी का सिंबल ये होता है। ठीक है। तो यहाँ आप मुझे बताओ धारा कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे। कभी भी सर्किट पूरा नहीं होगा, मतलब पूरा तो होगा लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में पूरा होगा, तो ये बदलती रहेगी इसकी दिशा। ठीक है। तो अगर इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। ये ग्राफ आपने देखा भी होगा, ये साइन का ग्राफ है, साइनोसोडियल फंक्शन इसको कहते हैं। देखो, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, टी। तो यहाँ टी और यहाँ कितना, टी बाई 2। ठीक है। तो यहाँ आप देखो जो धारा है वो किसी भी टाइम पर जो धारा का मान है वो लगातार बदल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, तो आप ये देखो कि जो धारा है 1 से 2 हो रही, 2 से 3 हो रही, 3 से 4, ऐसे ही जो धारा है लगातार लगातार बदल रही है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। दिशा भी उसकी बदल रही है। देखो ये पॉजिटिव दिशा है ऊपर की ओर, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो धारा है उसकी दिशा लगातार बदल रही है, आवर्ती रूप से बदल रही है। तो इस धारा को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अगर मैं दिश धारा की बात करूं, तो दिश धारा का अगर समय के साथ ग्राफ बनाते हैं तो आप ये देखो कुछ ऐसा बनेगा। अब उसमें आप देखो कि जो दिश धारा है उसका परिमाण व दिशा लगातार समय के साथ नियत है, बदल नहीं रहे। ठीक है। तो मेन डिफरेंस हमारे पास यही आया, एक का परिमाण व दिशा बदलते हैं, एक का नहीं। अभी आता है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण डेरिवेशन करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, टाइम भी नहीं है, पर आप इसको समझ लो। यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आयाम आई नॉट हो, अब आयाम क्या होता है वो थोड़ा समझ लो आप। ठीक है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा आपके सामने मैंने बनाई। ठीक है। आई नॉट आवर्ती ओमेगा तथा प्रारंभिक कला फाई नॉट हो, तब प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण। ऐसी एक समीकरण आपने तरंग वाला चैप्टर जब पढ़ा था 11वीं क्लास में, वहां भी आपने ये की होगी। ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे आयाम की। तो आयाम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझो आप।
तो बेसिकली जब धारा चलती है, बदलती है, ठीक है? तो आप ये नोटिस करो कि मान लो 1 से 2 एम्पीयर, 2 से 3 एम्पीयर, तो यहाँ 3 एम्पीयर, 3 क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है। ऐसे ही जब धारा प्रवाहित होती है किसी परिपथ में, तो वो लगातार बदलती है, पर सबसे ज़्यादा मान उसका क्या रह सकता है? वही क्या कहलाता है? उसका शिखर मान या आयाम कहलाता है, ठीक है? अभी हम बात करेंगे यहाँ पर ओमेगा की। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती, ठीक है? कोणीय आवर्ती का मतलब जिस आवर्ती से ये जो प्रति आवर्ती धारा है वो बदल रही है, ठीक है? एक-एक चीज़ का मतलब समझ में आएगा। और फाइ नॉट आपका क्या है? प्रारंभिक कला, ठीक है? तो अभी तो आपको यही ध्यान रखनी होगी समीकरण, डेरिवेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अभी तुम्हें न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल है I बराबर 2 sin 314t प्लस π/2 ये है। आपसे सवाल में पूछ लिया, ज्ञात कीजिए धारा का शिखर मान। शिखर मान आई नॉट पूछ रहा है वो आपसे, है ना? अब देखो आप जरा ध्यान से, यहाँ जो पहचान है आई की वो कहाँ होगी? उसके बिल्कुल बाहर होगी। दैट मीन्स जो आयाम होता है वो सबसे बाहर लिखा होता है, साइन के गुणा में लिखा होता है। तो यहाँ साइन के गुणा में क्या है हमारे पास? साइन के गुणा में हमारे पास है, जैसे आपने देखा होगा, मान लो आप आईएएस पीसीएस कभी बन जाते हो, तो आप अपने घर नेम जो प्लेट होगी अधिकारी की, वो कहाँ लगाओगे? दरवाजे के बाहर ही लगाओगे ना, क्योंकि वो आपकी पहचान है। ऐसे ही धारा की बात करते हैं, धारा का जो सबसे बड़ा मान है, शिखर मान है, उसको हम कहाँ रखेंगे समीकरण में? सबसे बाहर। तो अगर आयाम या शिखर मान कभी भी देखना हो तो समीकरण के बाहर देख लो, जो लिख रहा है वही आयाम है। तो यहाँ पर जो आयाम आवर्ती है, अब आवर्ती की बात करते हैं, तो जो टी का गुणांक होता है वहाँ होती है आवर्ती। तो अब हम कंपेयर करेंगे इस समीकरण से। तो आई नोट की जगह क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, 2 एम्पीयर। ओमेगा जो टी का गुणांक था, यहाँ टी का गुणांक क्या है? 314। तो ओमेगा कितना आ गया? 314 रेडियन प्रति सेकंड। और जो फाई है वो देखो जरा क्या लिखा हुआ है? फाई नोट की जगह क्या लिख रहा है? π/2। तो अगर कंपेयर करोगे तो तीनों मान आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है? अभी नया जो टॉपिक है, अगर वोल्टेज समीकरण की बात करते हैं, तो वोल्टेज समीकरण भी बिल्कुल कुछ ऐसी ही होगी, ठीक है? जैसे V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ नोट। यहाँ पर जो वी नोट है वो क्या होगा? वही होगा जो वोल्टेज का शिखर मान होता है। ओमेगा क्या? कोणीय आवर्ती। और फाइ नोट क्या है? हमारा प्रारंभिक कला। अच्छा, ओमेगा के कुछ फॉर्मूले तुमने देखे भी होंगे 11वीं क्लास में। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ क्या है? आवर्ती है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई/टी। यहाँ टी क्या है? आवर्तकाल है, ठीक है? तो ऐसा आपको क्वेश्चन आए तो फिर आप देख लेंगे, ठीक है? आवर्तकाल। तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करके भी समझाऊंगा, पर पहले थोड़ा समझो। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर 200 साइन 100 पाई/टी प्लस π/3 हो, जैसे आपको ये दे दिया उसने, तब ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट वोल्टेज का शिखर मान। अब शिखर मान तो तुम्हें पता ही है, बाहर लिखा होगा, 200 दिख भी रहा होगा आपको। वी नॉट पूछ रहा है यानी कि आपसे वो पहले, और फिर क्या पूछ रहा है? आवर्ती एफ, ठीक है? और क्या पूछ रहा है? आवर्ती पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ नॉट। तुलना करने पर तो यहाँ पर वी नोट जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? 200। जो शिखर मान आया वो हमारे पास 200 वोल्ट आ गया। यहाँ ओमेगा की जगह क्या लिख रहा है? टी का गुणांक क्या है? 100 पाई। तो ओमेगा कितना आ जाएगा हमारे पास? टी का गुणांक देखना होगा ओमेगा के लिए, तो टी का गुणांक यहाँ क्या है? 100 पाई। तो ओमेगा बराबर 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड आ गया आपका, ठीक है? और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा का मान 100 पाई रखेंगे, 2 पाई से 100 पाई कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। तो एफ का मान कितना आ गया? 50 हर्ट्ज। तो हमारे पास आवर्ती क्या आ गई? 50 हर्ट्ज, ठीक है? यहाँ तक अब देखो आगे, इस तरह का सवाल आ जाता है कभी कभार, ठीक है? अभी कुछ और चीज देख लो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है? तो औसत मान क्या होता है? देखो, हमें पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो लगातार लगातार बदलती ही रहती है, बदलती ही रहती है।
अब जब बदल रही है तो उसका औसत निकालना ज़रूरी है। जैसे सहवाग की बात कर लेते हैं। कभी उसने सहवाग ने कोई एक क्रिकेटर था फेमस, कभी 10 बनाए, कभी 100 बनाए, कभी उसने 103 रन बनाए, कभी उसने 20 रन बनाए। तो अब आप सोच के देखो कि सहवाग कैसा प्लेयर है। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको उसका एवरेज निकालना होगा, ना कि एक पारी से उसको डिसाइड कर दोगे आप कि वो कैसा प्लेयर है। तो एवरेज आप निकाल लोगे, है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, उस तरीके से तो आपको पता लग जाएगा वो कैसा प्लेयर है। ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं। तो यहाँ अगर प्रत्यावर्ती धारा को जानना है वो किस उसका जो फ्लक्चुएशन है वो कितने रेंज पर आ रहा है, तो इसके लिए आपको औसत मान निकालना होता है। अभी एक सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। सिद्ध करो कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के दौरान औसत मान 0 होता है। अब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूरे चक्र के लिए लेंगे 0 से t, ठीक है। ये समय है हमारे पास, ये धारा है। तो देखो, बेसिकली आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो होता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ पर जो 0 से कितना t, पूरे चक्र की बात हो रही है ना, और यहाँ i की जगह क्या लेंगे? देखो अभी आपने i की समीकरण लिखी, i की समीकरण जो है वो हमारे पास क्या है, ये तो आधा चक्र है, ठीक है। अब i की समीकरण जो है वो लिखेंगे हम। i बराबर कितना होता है हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी रखने पर। तो रखो, आई एवरेज इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/t 0 से t और आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। आगे यहाँ तक। अब आई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t, आई जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, आई नोट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका समाकलन में कुछ नहीं होने का, शिखर मान तो हमेशा एक ही रहता है, नियत रहता है, साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो इसका समाकलन आपको करना है। साइन का समाकलन अब आपको पता होना चाहिए माइनस कोस होता है। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, आई नोट अपॉन टी, मैं टी का भी इलाज करना बताऊंगा आपको अभी, माइनस कोस ओमेगा टी, और टी का गुणांक भाग में ओमेगा बाहर आ गया, 0 से टी। अब एक काम कर लो, यहाँ ओमेगा आ गया, इस ओमेगा का इलाज करना होगा, तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा रख लो आप। टी पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा रखने पर, तो रखो ज़रा। तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो क्या होने वाला है, इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ज़रा देखो रख के क्या आता है। देखो, तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि जब t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो क्या आएगा, आई एवरेज बराबर आई नोट बटे 2 पाई बाई ओमेगा। टी का मान रखा ना हमने 2 पाई बाई ओमेगा। अब लिमिट रखेंगे माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, देखो ओमेगा से ओमेगा कटेगा भी, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया। अभी देखो लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने का तरीका तो पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आई एवरेज बराबर आई नोट बटे 2 पाई, और यहाँ माइनस बार ले लिया, कोस अपर लिमिट क्या है, कोस ओमेगा टी की जगह क्या लेंगे, कोस ओमेगा टी की जगह क्या लेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कोस 0। लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो टी की जगह 0 रखेंगे। तो अभी जगह थोड़ी कम है, थोड़ा एडजस्ट करना, ओमेगा से ओमेगा कट गया, कोस है ये, ठीक है। अभी यहाँ हमारे पास क्या बचा, दिख भी रहा होगा आपको, कोस 2 पाई बचेगा और यहाँ बचेगा कोस 0, ठीक है। इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं रही, तो मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना। छोटा बोर्ड में जानबूझ कर यूज़ करता हूँ ताकि आप आराम से केवल इसी पर ध्यान रहे आपका, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बनता है इससे, इसीलिए। और मैं भी इससे ही पढ़ा करता था जब पढ़ा करता था। तो आई एवरेज बराबर आएगा माइनस आई नोट बाई 2 पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, कोस 2 पाई माइनस कोस 0। अभी आप बताओ मुझे, कोस
आपको दिखाई भी दे रहा होगा कोस 2 पाई का मान कितना होता है 1, कोस 0 का मान भी कितना होता है 1। अब 1 में से 1 जाएगा तो आएगा 0, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। कोस 2 पाई का मान फिक्स होता है भाई, ध्यान रखना। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई। कोस 2 पाई का मान होता है 1, फिक्स होता है कोस 360 का मान, माइनस कोस 0 का मान भी 1 होता है। 1 में से 1 गया कितना आ गया 0। और ये तो हमें प्रूफ करना था, तो याद रखना मल्टीपल चॉइस में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो एक पूर्ण चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो उसको। अभी अगर आपसे वो, ये तो पूर्ण चक्र की बात थी, अगर वो हाफ चक्र के लिए पूछ ले, तो अगर हाफ चक्र के लिए पूछ ले तो क्या करोगे? प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र के दौरान औसत मान। ठीक है, तो बस जहां टी लिया था वहां पर अब आप क्या लोगे? टी की जगह t/2 ले लोगे। आधे की बात आ गई ना, वही रखेंगे बाकी 0 से t/2 लिमिट और आई डी टी। अब तुम इसमें मान रखना आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी रखना, और साइन ओमेगा टी रखने के बाद में इंटीग्रेशन करोगे, सब कुछ करोगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। पेपर के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है, इसीलिए। अगर अब आप क्या करोगे, 2 पाई पाई का मान रखेंगे 3.14, तो कितना आएगा? ये आएगा नहीं, पाई का मान 3.14 रखेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं आएगा शायद, हाँ 0.637 के करीब आएगा। ठीक है, डिवाइड करके तुम भी रख सकते हो मान उसका, ठीक है, 637। ठीक है, अभी देखो आप, V एवरेज इज इक्वल्स टू, अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज में भी सेम वही बात है, 2 पाई बाई आई नोट नहीं V नोट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर इसको रखने वाले हैं। तो जब आपके पास न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है बस आपसे, तो अगर ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में आता है तो ये फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। अभी मैं यूज़ करना आपको बता भी दूंगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से। उड़ता है फिर इन हवाओं में कहीं, शौक भी ज़रूरी है भाई। तो हाँ देखो, अब IRMS की बात करते हैं। अभी एक और बढ़िया टॉपिक है IRMS, वर्ग माध्य मूल मान। R मतलब रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर IRMS का मान यानी कि ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, आपसे वो सवाल में धारा का वास्तविक मान पूछ ले, या धारा का मान पूछ ले, या प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछ ले, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी रखोगे तो आपके पास IRMS का जो मान आएगा निकल के, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसका भी, पर जो रिजल्ट आएगा मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आई नोट बाई रूट टू। ठीक है, तो आई नोट को अगर आप डिवाइड कर दोगे रूट टू से तो आपके पास निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आई नोट बाई रूट टू करना है। ठीक है, तो ये IRMS का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको। ठीक है, अगर वोल्टेज की बात करते हैं, या अगर आप रूट टू का मान रखोगे, रूट टू का मान 1.414 होता है, तो 0.6707 के करीब आपको आ जाएगा आई नोट। ठीक है, रखेंगे उसको तो वही आएगा। ठीक है, इंटू आई नोट। ठीक है, आई नोट यहाँ शिखर मान है। ठीक है, चलो अभी देखो आप आगे, VRMS कितना आ जाएगा, वही V नोट बाई रूट टू। V के और आई के सारे मान फॉर्मूले सेम ही है, बस ध्यान रखना। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल में तुम्हें ही काम आएगा। अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल बता भी देता हूँ इसका, इसी के जैसा, जिससे आपको ये डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कहाँ आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, देखो, तो यहाँ एक सवाल है, किसी परिपथ में धारा व वोल्टेज के समीकरण हैं। आपको दे रखा है, आई NCERT का सवाल है, 2019 और 2021 में आ भी रहा है। आई बराबर 3.5 साइन 628 टी प्लस पाई बाई 6, और वी दे रखा है 28 साइन 628 टी माइनस पाई बाई 6। अब आपको देखो ज्ञात करना है ये जो आपको दे रखा है।
सबसे पहले हम लिखेंगे आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, इससे तुलना करेंगे तो आई नोट का मान क्या आएगा, जो शुरू में लिख रहा है 3.5 एम्पियर आ गया आई नोट का मान। अब धारा का शिखर मान तो हमारे पास आ गया, पहला आंसर आ गया। फिर पूछ रहा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो आई आर एम एस पूछ रहा है, आई आर एम एस कितना होता है, आई नोट बाई रूट टू। यहाँ हम आई नोट का मान रखेंगे 3.5 अपॉन रूट टू। तो जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है, या यहाँ भी छोड़ सकते हो उसको। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे आवर्तकाल पूछ रहा है। आवर्तकाल के लिए चाहिए ओमेगा, ओमेगा कितना होता है, टी का गुणांक 6/8, ओमेगा बराबर कितना होता है 6/8, ओमेगा बराबर 2 पाई/f भी तो होता है 6/8। अब 2 पाई का मान कितना होता है 3.14 बराबर 6/8, डिवाइड करोगे इससे, देखो इससे ही कटेगा कितनी बार, 314 बार कट गया, और इससे इसको काटोगे तो 100, यानी कि एफ का मान कितना आ गया हमारे पास 100 हर्टेज आ गया। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ती का उल्टा होता है, तो आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं खुद से, ठीक है। अब आवर्तकाल तो निकाल दोगे 1/t करके, तो 1/100 आ जाएगा उसका आंसर। अब निकालना कालांतर। अब अगर मैं पाई/6 को 5/1 और पाई बाई -5